अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। मैंने अपने स्कीम की चौथी सीख पर अमल करते हुए कहा, मैं खुद तैयार हूँ और अब्दोज़ की तलाशी लूँगा। लेकिन जब मैं तलाशी लूँ तो उस वक्त अब्दोज़ में सिवाय कमांडर शिवाजी के वहाँ हमले का कोई और आदमी मौजूद न हो। इंस्पेक्टर नाथन ने कहा, ऐसा ही होगा, यह काम तुम्हें आज ही करना चाहिए। मैं अभी जाकर कमांडर से बात करता हूँ। इस वक्त 7 बजे हैं, तुम पूरे 10 बजे खाड़ी में अब्दोज़ की तरफ आना। कमांडर शिवाजी को मैंने सब कुछ समझा दिया होगा, वो तुमसे सिर्फ कोड वर्ड पूछेगा जो अशोका है और जो तुम जानते हो, ये कोड उसे बता देना, फिर तुम अब्दोज़ की तसल्ली के साथ तलाशी ले सकते हो। अच्छा, अब मैं जाता हूँ। ये मैं तुम्हारे लिए डब्बा रोटी और दूध लाया था। मुझे अफसोस है कि तुम्हें खाने पीने की बड़ी तकलीफ हो रही है। मैंने इंस्पेक्टर नाथन का हाथ दबाते हुए कहा, इंस्पेक्टर नाथन, भारत माता की सेवा करते हुए अगर मेरी जान भी चली जाती है तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। इंस्पेक्टर नाथन भी जज्बाती हो गया। उसने मुझे पहली बार सलूट किया और मकान से निकल गया। मैंने गुसल खाने में जाकर गुसल किया। कोई 6 रोज़ के बाद शेव बनाई, धोती कुर्ता बदला और चाय बनाकर पिया। फिर झोंपड़ी में आकर कोने की तरफ बढ़ा। उस वक्त मैं वो काम करने लगा था जो इस मिशन का सबसे खतरनाक और हलाकत खेज काम था। मैंने बोरी हटाकर ज़मीन के अंदर से 2 पेंसिल बम निकाल लिया। ये दोनों सुर्ख रंग के टाइम बम थे। इनके अमल का वक्त आ गया था। ये मुझे यकीन था कि अब दोस्त में दाखिल होते वक्त मेरी तलाशी लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कमांडर को मालूम होगा कि मैं राजधानी के सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो का कैप्टन मेहता हूँ और हाई कमान की जानब से वहाँ अब दोज और यूरेनियम के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर आया हूँ। एहतियात के तौर पर मैंने जहरीला सिगार भी अपनी जेब में डाल लिया। दोनों पेंसिल बम मैंने अपने कुर्ते की दानी जानब वाली पहलू में लगी जेब में रख लिए थे। ये जेब कुर्ते में इतनी नीचे जाकर लगी थी कि उसमें हाथ डालते वक्त मुझे कोहनी ज़्यादा ऊपर नहीं उठानी पड़ती थी। शिकार मैंने सामने वाली जेब में माचिस और बीड़ियों के बंडल के साथ ही संभाल कर रख लिया था। एक तरह मैं अपनी मौत के मुंह में जाने वाला था, लेकिन मेरा मिशन मौत का मिशन था। मैं तो जान का सौदा करके अपने मुल्क की खिदमत करने घर से निकला हुआ था। 10 बजने में 7 मिनट बाकी थे कि मैंने दिल में कलमा शरीफ पढ़ा और खाड़ी की तरफ चल पड़ा। मैंने अब दोस्त तक पहुंचने के लिए दूसरा रास्ता इख्तियार किया था, अगरचे मुझे यकीन था कि इंस्पेक्टर नाथन ने वहां के तमाम मजदूरों को दूसरी जेटी की तरफ भेज दिया होगा। ताहम मैं ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात से काम लेना चाहता था। मैंने बीड़ी सुलगा रखी थी। जनूबी हिंद की बेड़ियाँ बड़ी तेज़ और आला किस्म की होती हैं, लेकिन इस वक्त मुझे इसका बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था। मेरी सारी तवज्जो उस खतरनाक काम की जजियात की तरफ लगी हुई थी। जब मैं खाड़ी की छोटी सी जेटी पर पहुंचा तो देखा कि वो एक सिरे से दूसरे सिरे तक बिल्कुल वीरान पड़ी है। हल्के नीले रंग बल्कि किसी हद तक सलेटी रंग की रूसी अब दोस्त जेटी के साथ लगकर खड़ी थी। उस पर एक सीढ़ी लगी हुई थी। सीढ़ी की दोनों जाने बहरिया के 2 वर्दीपोश सिपाही अस्तीन गन्ने उठाए चाको चौबंद खड़े पहरा दे रहे थे। मैं सीढ़ी की तरफ बढ़ा तो मुझे अब दोस्त के बुर्ज पर एक भारी जिस्म और गहरी सांवली रंगत वाला आदमी नीचे उतरता दिखाई दिया। उसने कमांडर की वर्दी पहन रखी थी। मैं अब दोस्त के करीब पहुंचा तो दोनों पहरेदारों ने अपने अस्तीन गन्नों का रुख मेरी तरफ कर दिया और चिल्लाकर मुझे वहीं रुकने का हुक्म दिया। कमांडर अब जेटी के फर्श पर आ गया था। उसने मेरी तरफ एक नज़र देखा, हाथ के इशारे से गार्ड के सिपाहियों को अस्तीन गन्ने नीचे करने का हुक्म दिया और आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ मेरी तरफ आया। मैं भी अपनी जगह रुक गया था। वो मुझसे 2 कदम के फासले पर आकर रुक गया। उसकी चमकीली भूरी आंखें मुझ पर जमी थीं। हकीकत यह है कि मैं उस वक्त अपनी मौत के रूबरू था। मेरी एक जेब में जहरीला सिगार और दूसरी जेब में इंतहाई धमाका खेज 2 पेंसिल बम थे। अगर वो मेरी तलाशी ले लेता तो फिर मेरी मौत यकीनी थी। कमांडर ने तमिल ज़बान में आहिस्ता से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने अपनी आवाज़ में बेहद संजीदगी और वक़ार पैदा करने की कोशिश करते हुए कहा, अशोका। कमांडर ने धीमी आवाज़ में कहा, मेरे साथ हो। कमांडर आगे आगे और मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ा। गार्ड्स ने स्टेन गन्ने पीछे हटा ली थी। सिर्फ यह सोचकर मेरा दिल धड़क रहा था कि कहीं अब दोस्त में दाखिल होने से पहले कमांडर ज़ाब्ते का हवाला देकर मेरी तलाशी ना ले बैठे। उस वक्त वाकई मेरे दिल की रफ्तार तेज़ हो गई थी। वो सीढ़ी चलने लगा, मैं उसके पीछे था। अब दोस्त के अरशे के वास्ते में मुझे कोई गार्ड दिखाई ना दिया। यहाँ मेरी हिदायत पर पूरा अमल किया गया था। अभी तक कमांडर ने मेरी तलाशी नहीं ली थी। अब दोस्त में दाखिल होते वक्त इस बात का खतरा था। कमांडर फौलादी दरवाजे के पास आकर रुक गया। उसने पलटकर मेरी तरफ देखा और अंग्रेजी में कहा, कैप्टन,
मुझे तुम्हारे बारे में ब्रीफ कर दिया गया है। हमने मेरीन की 3 बार इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर की मदद से पड़ताल की है। बहरहाल तुम भी अपनी तसल्ली कर सकते हो। मेरे पीछे आओ। मैंने एक गहरा सांस भरकर खुदा का शुक्र अदा किया। मेरी तलाशी का खतरनाक तरीन मरला गुजर गया। कमांडर के पीछे पीछे मैं भी दरवाजे के गोल सुराख में से नीचे ज़ेना उतरने लगा। अब दोज के अंदर हल्की हल्की खुनकी थी। अब दोज एयर कंडीशन थी। कमांडर कॉरिडोर की तरफ बढ़ा तो मैंने अंग्रेजी में उसे कहा, मैं सबसे पहले पेरिस्कोप को देखना चाहता हूँ। कमांडर रुक गया। डिटेक्टर कंट्रोल रूम में है। तुम उसके बगैर कैसे पता चला सकोगे? मैंने मुस्कुरा कर कहा। कमांडर, हमारी नज़रें फौलाद की तह तक पहुँच जाती हैं। फिर मैंने कमांडर को इशारा किया। उसने पेरिस्कोप को नीचे खींचकर मेरे चेहरे के बराबर कर दिया। मैंने उसकी चारों तरफ घूम फिर कर उसे हाथ लगाए बगैर झुककर गौर से देखा। फिर उसके हैंड के साथ नाक लगाकर सूंघा। यह महज ड्रामा था, कमांडर पर रौब जमाने के लिए। और सूंघने के बाद मैंने उसकी चारों तरफ घूमकर कहा, बम का पता चला है। कमांडर खामोश मेरे पास खड़ा मेरी एक एक हरकत को नोट कर रहा था। मैंने उसकी तरफ देखकर अंग्रेजी में कहा, ताकतवर खुफिया बमों की एक खास बू होती है जिसे सिर्फ नाक महसूस कर सकती है। अब मैं कंट्रोल रूम और फिर तारपेट रूम देखना चाहूँगा, अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो। कमांडर ने जरा सा कंधा उचकाया और बोला, बखुशी जनाब। रोमी साख्त की यह एटमी अबदोज वहाँ की इंतहाई जदीद तरीन आलात से लैस है। एक हैरत अंगेज़ अबदोज थी। राहदारी इतनी तंग नहीं थी जितनी कि आमतौर पर अबदोजों की हुआ करती है, और जहाँ जाते वक्त जवानों को दीवार के साथ लगकर रास्ता देना पड़ता है, उस राहदारी में 2 आदमी कांधे मिलाकर चल सकते थे। कंट्रोल रूम किसी खलाई जहाज़ के कंट्रोल रूम का नमूना था। इस कदर कंप्यूटर लगे हुए थे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक बात बड़ी हौसला अफजा थी कि मेरे इस अमल का कोई शाहिद अबदोज में मौजूद नहीं था। अब मुझे सिर्फ कमांडो की निगाहों से बचकर अपना असली काम करना था। इसके लिए भी मैंने सिर्फ एक तरकीब सोच रखी थी। यहाँ कमांडर ने मुझे छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर भी दे दिया। मैंने उसकी मदद से कंट्रोल रूम को खंगालना शुरू कर दिया। मैंने ऐसी ऐसी जगहों की तलाशी ली कि जहाँ मेरा ख्याल है कमांडर की निगाह नहीं गई होगी। मसलन सबसे पहले मैंने काउंटर के रखे हुए स्टूलों को चेक किया, उनके नीचे डिटेक्टर लगा कर देखा। फिर कंप्यूटरों, डायलों और फौलादी चरखियों को चेक किया। इसके बाद कमांडर से कहा कि तारपेट रूम में चलना होगा। अब वह मुझे तारपेट रूम में ले गया। यहाँ बेक वक्त 3-3 के हिसाब से तारपेडो लगे हुए थे। बाकी कोई दर्जन भर तारपेडो फौलादी कुलियों से जकड़े हुए एक बहुत बड़े सॉकेट में पड़े थे। मेरा टारगेट यही तारपेडो थे। इन तारपेडो के साथ लगे हुए टाइम बम जो तबाही मचाते इसका तस्वर भी नहीं किया जा सकता था। मुझे इस अमर का यकीन था कि चूँकि ये अमन का ज़माना है, इसलिए इन तारपेडो की तरफ आने की किसी को ज़रूरत महसूस नहीं होगी। अब मसला वहाँ से कमांडर को चंद लम्हों के लिए हटाने का था। इस काम के लिए एक तरकीब मैंने पहले ही सोच रखी थी। मैंने हस्बे मामूल यहाँ भी डिटेक्टर की मदद से गैर मौजूद बमों की तलाशी का काम शुरू कर दिया, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि ड्रामा शुरू कर दिया। मैंने पेश बटनों को देखा, टारगेट मुतय्यन करने वाले डायल और रीडार स्क्रीन के साथ डिटेक्टर लगाकर चेकिंग किया। फिर 2 अलग अलग खानों में रखे 12 पेडोज का बारी बारी मुआयना किया। इस दौरान मैं कमांडर शिवाजी से अंग्रेजी में उस पर अपना असर जमाने के लिए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ अपनी बाद इंतहाई खुफिया नौयत की मुलाकातों का जिक्र भी करता जा रहा था। अपने ड्रामे का किरदार अदा करते हुए मैं सॉकेट में रखे दर्जन भर तारपेडोज के अंबार की तरफ बढ़ा, जो इस वक्त मेरा टारगेट था। तारपेडोज का यह सॉकेट फर्श से कोई 5 फुट तक बुलंद था। उसके करीब पहुंचकर मैंने तारपेडो गनों के और गोल बंद सुराखों के और बाएं जनेब दीवार के साथ लगे एक जालीदार बेजवी स्पीकर की तरफ नजरें उठाकर देखा। मुझे मालूम था कि इस स्पीकर पर कंट्रोल रूम से फायर ऑर्डर दिया जाता है। मैंने बेजवी स्पीकर की तरफ उंगली से इशारा करते हुए कमांडर से कहा, सर, इस स्पीकर पर कंट्रोल रूम से फायर ऑर्डर दिया जाता है। कमांडर ने इस बात में सर हिलाया। मैंने बड़े पुरतमाद लहजे में कमांडर की तरफ मुतवज्जे होकर कहा, कमांडर, हमारी मिलिट्री इंटेलिजेंस की ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक अमेरिका और मगरबी जर्मनी में छोटे टाइम बम सबूताज करने के लिए तैयार किए जा रहे हैं, जिन पर डिटेक्टर की लहरें असर नहीं करती हैं। ऐसे टाइम बम स्पीकरों के सॉकेट के पीछे दीवार के पाइप में किसी जगह लगा दिए जाते हैं। कमांडर की निस्वारी मोटी मोटी मूछें ऊपर को उठ गई। तो क्या हमें दीवार का सारा हिस्सा उखाड़ कर देखना होगा, क्योंकि तार का पाइप तो दीवार के अंदर है। मैंने मुस्कुरा कर देखा और कहा, नो सर, इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ख़तरनाक और खामोश टाइम बमों के बारे में अभी हाल ही में मुंबई ऑफिस में हमारा एक रिफ्रेशर कोर्स हुआ था। उसमें हमें बताया गया था
कि अगरचे इस किस्म के टाइम बम को डिटेक्टर पिकअप नहीं कर सकता, लेकिन जब स्पीकर में से आवाज़ की लहरें बिजली की लहरों से मिलकर गूंजती हैं, तो इस किस्म का टाइम बम अगर वहाँ 50 गज के रकबे में कहीं लगा हो तो डिटेक्टर की सुई मुर्तइश होकर उसका पता चला लेती है। ये इसी चक्करदार और टेक्निकल बात थी और इतना पुरतमाद लहजे में कही गई थी कि कमांडर शिवाजी सिवाय इस बात के सर हिलाने के और कोई जवाब ना दे सका। मैंने अब उसे कहा, सर आप अगर गुस्ताखी ना समझें तो कंट्रोल रूम में जाकर स्पीकर पर 3 बार अपना नाम दोहराएं। इस दौरान में अगर यहाँ कहीं दुश्मन ने टाइम बम लगा रखा होगा तो मैं उसका सुराग लगाने में कामयाब हो जाऊँगा। मैंने महसूस किया कि कमांडर शिवाजी जाने से कुछ हिचकिचा रहा है। तब मैंने मदरत पेश करते हुए कहा, आई एम सॉरी सर, लेकिन भारतवर्ष की सलामती और अपनी बहरिया के वक़ार और इज़्ज़त के लिए आपको ये तकलीफ़ करनी होगी, क्योंकि यहाँ आपके सिवा दूसरा कोई नहीं जो स्पीकर पर कंट्रोल रूम से कोई बात कर सके। अब कमांडर के पास कोई चारा न था। उसने सर को एक बार फिर इस बात में हिलाया और बोला, मैं 3 बार अपना नाम बोलूँगा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, सर आप चाहे भारत का नेशनल एंथम गा दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ 3 बार इसमें आवाज़ की लहरें पैदा होनी चाहिए। कमांडर शिवाजी अपने भारी कंधे हिलाता हुआ तारपेडो रूम से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद मैंने गिनती शुरू कर दी। जब मैं 30 के हिस्से तक पहुंचा तो स्पीकर में से कमांडर शिवाजी की आवाज़ बुलंद हुई, हेलो हेलो, मैं शिवाजी बोल रहा हूँ। मैंने उसे बोलने दिया और खुद छलांग लगाकर तारपेडोज के ऊंचे सॉकेट के पीछे घुस गया। मैंने गिनती शुरू कर दिया। मुझे मालूम था कि मुझे 30 की गिनती तक अपना काम ख़त्म कर देना होगा, क्योंकि जब मैं 30 के हिस्से तक पहुंचूंगा तो कमांडर वापस तारपेड रूम में आ जाएगा। इसमें मैंने कमांडर के स्पीकर पर 3 बार अपना जुमला दोहराने का टाइम भी शामिल कर लिया था। मैंने तारपेडोज के आते ही जेब से दोनों पेंसिल बम निकाले। इंतहाई फुर्ती से दोनों टाइम बम की सुई को 4 बार 12 के हिस्से तक गर्दिश दिया। इस हिसाब से मैंने टाइम बमों को 48 घंटों तक का वक्त दे दिया था। दोनों ही पेंसिल बमों में मकनातीस था। मैंने उन्हें हाथ के अंदर करके 2 तारपेडोज के साथ इस तरह गाड़ दिया कि वहाँ से अगर कोई झुक कर भी देखता तो उसकी नज़र नहीं पड़ सकती थी। इस काम से फारिग होते ही मैं उछल कर बाहर आ गया और डिटेक्टर हाथ में लेकर स्पीकर के बिल्कुल नीचे खड़े होकर डिटेक्टर की सुई पर नज़रें जमा दी। इतने में मरहट्टा कमांडर अंदर आ गया। आते ही उसने अंग्रेजी में सवाल किया, वेल कैप्टन, क्या हम महफूज हैं? मैंने छत की तरफ से उंगली उठाते हुए हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, कमांडर, भगवान की हम पर बड़ी कृपा है। हमारी अब दोस्त दुश्मन के सपोताज से बिल्कुल महफूज है। यहाँ कोई टाइम बम नहीं है। मैंने जैसे इत्मीनान का सांस लेते हुए डिटेक्टर कमांडर की तरफ बढ़ाया। मैंने पहली बार कमांडर के चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार होते देखी। उसने डिटेक्टर मुझसे ले लिया और हम पहरेदारी में आ गए। डिटेक्टर उसने कंट्रोल रूम में रख दिया और मुझसे बातें करता हुआ पेरिस्कोप के पास आकर बोला, कैप्टन मेहता, तुम जिस हुलिये में हो इसे देखकर कोई शख्स ये अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि तुम इतने ज़हीन, पढ़े लिखे और तजर्बाकार अफीसर हो। मैंने आजी से कहा, सर, भारत माता की सेवा के लिए सब भेष बदलने पड़ते हैं और फिर यह तो देश की सलामती और रक्षा का मामला है। इसके लिए तो मुझे जीवन दान भी देना पड़े, तो इसे मैं अपनी मुक्ति समझूंगा। कमांडर ने बड़ी गर्मजोशी से हाथ मिलाया और कहा, अब तुम अकेले भी जा सकते हो, तो मैं कोई कुछ नहीं कहेगा। थैंक यू कैप्टन। क्या ख्याल है, अब हमें यहाँ से मूव कर जाना चाहिए? क्यों नहीं सर, आप सबकी मेरे इंसाफ है, आप जब चाहें मूव कर सकते हैं। मैं भी यही चाहता हूँ कि अब जितनी जल्दी हो ये अबदोज कन्याकुमारी की खाड़ी से निकलकर किसी दूसरे इलाके में जाकर फटे, ताकि मैं ये कह सकूं कि अबदोज में बम दूसरे इलाके के किसी तकरीबकार ने रखा होगा। मैंने हाथ जोड़कर कमांडर शिवाजी को नमस्कार किया और ज़ेना चढ़कर अबदोज के डेक पर आ गया। यहाँ से मैं सीढ़ी के जरिए जेटी पर आ गया, जो अभी तक वीरान पड़ी थी। दोनों गार्ड उसी तरह चाको चौबंद स्टेन गन्ने उठाए हुए पहरा दे रहे थे। उन्होंने मेरी तरफ तिरछी नज़रों से देखा और अपनी जगह पर खड़े रहे। उन्हें कुछ मालूम नहीं था कि अगर वो इसी अबदोज के सिक्योरिटी स्टाफ में से हैं तो उनकी ज़िंदगी के सिर्फ 48 घंटे बाकी रह गए थे। जेटी के फर्श पर चलता हुआ जब मैं एक ढलान उतर कर दरख्तों में आया तो मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे सर के ऊपर से पूरी अबदोज उठाकर नीचे रख दी है। बहुत बड़ा बोझ था जो मेरे सर से उतर गया। मेरी स्कीम का ये मरला भी कम अज़ कम मेरी तरफ से बखैर खूबी पूरा हो गया था। अब आखिरी मरला बाकी था। मैं दरख्तों के नीचे से गुजरता हुआ जब क्वार्टर के पास पहुंचा तो अचानक संघू एक दरख्त के पीछे से निकलकर मेरे सामने आ गया। बीड़ी उसके मुंह में थी और वो तीखी नज़रों से मेरी तरफ देखता हुआ बोला, तुम इस वक्त कहाँ से आ रहे हो? मैं एक बार तो हड़बड़ा सा गया
इसकी वजह यह थी कि मैं एक इंतहाई खतरनाक काम करके चला रहा था। शंभू अचानक सामने आया तो मैं चौंक सा गया। मैंने फौरन अपने असाब को समेटते हुए कहा, इधर कोई खास काम नहीं था, मैंने छुट्टी कर ली। तुम उधर क्या कर रहे हो? मजदूर तो दूसरी जेटी पर हैं। पहली बार मैंने उसकी आंखों में शक की परछाइयाँ देखी, जैसे वो मुझे डबल एजेंट समझ रहा हो। ये बड़ी हलाकत खेज बात थी। मुस्कुराते हुए उसने बीड़ी मुंह से निकाल कर नीचे फेंक दी और बोला, बस सैर कर रहा था जंगल की। आज मौसम खुशगवार है। इससे पहले कि मैं कोई और बात करता, वो तेज तेज कदम उठाता हुआ दूसरी जेटी की तरफ चल दिया। इस शख्स के बारे में मैंने एक मनफी सी स्कीम का खाका तैयार कर रखा था। उस खाके पर मुझे उस वक्त अमल करना था जब मुझे यह शुबा पड़ जाए कि इसे मुझे डबल एजेंट होने का शक हो गया है। इसका यह शक भारत में मेरे तवील मिशन और तवील क्याम को तबाह कर सकता था। मैं शंभू के बारे में मजीद गौर करता हुआ अपनी झोंपड़ी में जाकर बोरिया पर लेट गया। कोई 1 घंटे के बाद इंस्पेक्टर नाथिन आ गया। उसके चेहरे पर इत्मीनान की झलक थी। कहने लगा, मैं न कहता था कैप्टन कि हमने अब दोस्त के एक एक कोने को कंगाला है। कमांडर ने मुझे फ़ोन करके बताया है कि तुम भी चेकिंग के बाद मुतमईन हो। चलो अच्छा हुआ कैप्टन। अब मैं ये चाहता हूँ कि इस मुसीबत को यहाँ से रवाना ही कर दिया जाए तो हमारे लिए अच्छा होगा। मैं भी यही चाहता था। मैंने उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, इंस्पेक्टर तुमने बिल्कुल ठीक सोचा है। वैसे अब कोई ख़तरा भी नहीं है। अब दो एक नौ बलूत बच्चे की तरह पाक साफ और बेजरर है। इंस्पेक्टर नाथन मेरे करीबी बोरिया पर बैठ गया और कहने लगा, मैंने कमांडर को कह दिया है कि कल ही खाड़ी से रवाना हो जाए। उसने पांडिचेरी का कोर्स सेट किया है। मैंने तो उसे यही मशवरा दिया है कि श्रीलंका और भारत के दरमियान का समंदर अबूर करने में कई खतरे हैं, क्योंकि इस समंदर में इन दिनों श्रीलंका के एजेंटों की सरगर्मियां बहुत तेज़ हैं। लेकिन वो पांडिचेरी जाने पर इसरार कर रहा है। इस दौरान में मैंने जहन से हिसाब लगा लिया था कि एटमी अवदोज की ज़ेर समंदर रफ्तार आम अवदोजों से ज़्यादा होती है। पांडिचेरी भारत के तमिलनाडु सूबे के मशरकी साहिल की बंदरगाह थी और ये अवदोज कन्याकुमारी से चलकर पांडिचेरी के साहिल पर एक दिन में पहुंच जाएगी। इसका मतलब यह था कि वहां पहुंचने के 12 घंटे बाद अवदोज के परखचे उड़ जाएंगे और उस वक्त पांडिचेरी की बंदरगाह पर ही लंगरअंदाज हो गया। मैं आसानी से अपना दामन बचा सकता था। अगर वो आगे भी निकल गया तो उसकी तबाही समंदर में हुई। जब भी पांडिचेरी की बंदरगाह पर उसका क्याम मेरे लिए यह जवाब मुहैया करने के लिए काफ़ी था कि अवदोज में बम किसी सनहाली एजेंट ने रखा होगा। चुनाचे मैंने इंस्पेक्टर नाथन से कहा, ठीक है, वो जहाँ जाना चाहता है उसे जाने दो, यह उसकी ड्यूटी और उसका काम है। लेकिन क्या वो यूरेनियम अपने साथ नहीं ले जाएगा? नहीं, इंस्पेक्टर नाथन बोला, हमें मद्रास से सिग्नल मिल गया है जिसमें यही फैसला किया गया है कि यूरेनियम बॉक्स बदरिया तियारा अहमदाबाद पहुँचाया जाए। कल कमांडर अवदोज लेकर जब खाड़ी से निकल जाएगा तो हम यूरेनियम बॉक्स भी अहमदाबाद की तरफ रवाना कर देंगे। इसके लिए तियारा रनवे पर तैयार खड़ा है। मैंने उस पर पूरी गार्ड का पहरा लगा दिया है। मेरा अंदाज़ा यह था कि यूरेनियम बॉक्स भी अवदोज के साथ ही जाएगा, लेकिन अब यह मालूम हुआ कि यूरेनियम की मंजिल और है और अवदोज का रुख किसी दूसरी तरफ है। दूसरे अल्फाज में अब यूरेनियम बॉक्स को भी ठिकाने लगाना होगा। मैंने इंस्पेक्टर नाथन से कहा, अच्छा है इंस्पेक्टर, इस जिम्मेदारी को जितनी जल्दी अदा कर दिया जाए हमारे लिए बेहतर है। तैयारी को रवाना होने से पहले एक बार फिर चेक कर लेना। इंस्पेक्टर बोला, यह तो हमारी ड्यूटी है, लेकिन कैप्टन मेहता, सनहाली एजेंट का फरार हो जाना हमारे हक में अच्छा नहीं है। मुझे अब भी शक है कि वो कहीं ना कहीं सबूताज ज़रूर करेगा, तो मैं उसका हुलिया तो याद होगा। मैंने यूं ही कह दिया कि वो नाटे कद का काला कलौटा सा था। मुझे यकीन है कि वो जेटी पर काम नहीं करता, बल्कि बाहर से यहाँ सुराग रसानी करने आता था। मैंने उसे पहली बार जेटी की कंटीन पर देखा था तो मुझे उसकी हरकतों पर शक सा हुआ था। मैंने उसका सुराग लगाया तो मालूम हुआ कि वो कस्बे से बाहर किसी झोंपड़े में रहता है। वहाँ मैं उसके लिए मछली लेकर गया और उससे दोस्ती कर ली। अब मैं तुम्हें अपनी सारी रिपोर्ट नहीं दे सकता, बस यूँ समझ लो कि मैंने किसी न किसी तरह उसका इतना एतमाद हासिल कर लिया कि उसने मुझे इशारा दे दिया कि वो कहीं धमाका खेज मवाद लगा चुका है। इसके बाद वो ऐसा गायब हुआ कि आज तक नज़र नहीं आया। मैंने सर खुजाते हुए बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मेरा ख्याल है कि उसने मुझे टरखाने के लिए या किसी गलत राह पर लगाने के लिए ऐसा किया था। इसमें उसका क्या मंशा था ये मुझे मालूम नहीं। बहरहाल तुम उसकी तरफ से होशियार रहना। उसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि उसके माथे पर बाएं जानब जख्म का आधा इंच लंबा निशान है और अगला एक दांत टूटा हुआ है। यह मैंने अपने बयान को मज़ीद पुख्ता बनाने के लिए कहा था ताकि इंस्पेक्टर नाथन को यकीन हो जाए कि इसके बाद जो अवदोज में धमाका होने वाला था उसमें तकरीबकार या उसके किसी साथी का हाथ था।
इंस्पेक्टर नाथन ने उस वक्त जेब से नोटबुक निकालकर मेरे फर्जी सनहाली जासूस की ये दोनों निशानियां नोट कर लिया। नोटबुक को जेब में रखते हुए बोला, कल जब यूरेनियम बॉक्स यहाँ से रवाना कर दिया जाएगा तो फिर तुम अगर चाहो तो इस झोंपड़ी को छोड़कर सामने वाले क्वार्टर में चले जाना और बेशक रात को भी जला लिया करना। फिर तो तुम्हें मजदूरों के हुलिये में जेटी पर आने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं कह दूंगा कि धनकटा वापस अपने गांव चला गया है। वैसे ये मेरा मशवरा है कि आगे तुम अपने बारे में जो बेहतर समझो कर सकते हो। अब मैं जाता हूँ। मैंने कान खुजाते हुए उससे बड़ा अहम सवाल बेनियाजी से कहा, तियारा कल किस वक्त उड़ेगा? इंस्पेक्टर अभी झोंपड़े के अंदर ही था। टांगों पर ऐसा ऐसा बेत मारते हुए बोला, चेकिंग करने में थोड़ी देर लग जाएगी। वैसे मेरा ख्याल है कि 11-12 बजे तक परवाज कर जाएगा। यूरेनियम बॉक्स हम सुबह को दाम से निकाल लेंगे। बिल्कुल ठीक है, मैंने जेब से बीड़ी निकाल कर सुलगाते हुए कहा। जब इंस्पेक्टर नाथन चला गया तो मैं गहरी सोच में डूब गया। मेरा जहन तेजी से काम कर रहा था। यूरेनियम के बारे में मेरी स्कीम कुछ और थी, लेकिन अब मुझे दूसरे ट्रैक पर गौर करने की ज़रूरत थी। यूरेनियम इस वक्त मेरी पहुंच से दूर था और मैं नहीं चाहता था कि वो मेरे हाथ से निकल जाए। इस सिलसिले में मेरे सामने 3 रास्ते थे। पहला ये कि मैं यूरेनियम को धमाके से उड़ा दूँ। दूसरा ये कि मैं यूरेनियम को वहाँ से उठाकर जंगल में किसी जगह ज़मीन के अंदर दफन करके गायब कर दूँ। और तीसरी तरकीब यह थी कि बॉक्स के अंदर यूरेनियम निकाल कर उसकी जगह मिट्टी वगैरह भर दूँ। पहली दोनों स्कीमों पर अमल करने से दिल्ली हेडक्वार्टर मुझसे वजाहत तलब कर सकता था कि मैंने ऐसे हिफाजती इकदाम क्यों न किए कि यूरेनियम को बचाया जा सकता। दूसरी जानब उन्हें अब्दोज़ की तबाही की इत्तला भी मिल जानी थी। ये दोनों तकरीबी वाक़यात मुझ पर शदीद तौर पर असरअंदाज हो सकते थे और मुमकिन था कि मुझे ब्लैक लिस्ट करने के बाद मेरी खुफिया निगरानी भी शुरू कर दी जाए। तीसरी तरकीब पर अमल करते हुए अगर मैं किसी तरह बाग से खोलकर असली यूरेनियम निकालने के बाद उसकी जगह मिट्टी भर देने में कामयाब हो जाता हूँ तो ये इल्ज़ाम मास्को या किसी दूसरी बंदरगाह पर मौजूद गैर मुल्की एजेंट पर भी लगाया जा सकता था। मेरे पास वक्त बहुत कम था। इस दौरान में मुझे यूरेनियम बॉक्स का जायजा भी लेना था और उसमें से यूरेनियम निकाल कर किसी पोशीदा जगह पर ज़मीन के अंदर दफन करना था। मैंने इस तीसरी तरकीब पर अमल करने का फैसला कर लिया।